आप सभी को नमस्कार। जहां हिंदुस्तान टाइम्स समिट में देश विदेश से अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं, मैं आयोजकों और जितने साथियों ने अपने विचार रखे, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी शोभना जी ने दो बातें बताई जिसको मैंने नोटिस किया। एक तो उन्होंने कहा कि मोदी जी पिछली बार आए थे तो ये सुझाव दिया था, इस देश में मीडिया हाउस को काम बताने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैंने की थी। और मेरे लिए खुशी की बात है कि शोभना जी और उनकी टीम ने बड़े चाव से इस काम को किया। और देश को जब मैं अभी प्रदर्शनी देख के आया, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इसको जरूर देखिए। इन फोटोग्राफर साथियों ने पल को ऐसे पकड़ा है कि पल को अमर बना दिया है। दूसरी बात उन्होंने कही, और वो भी जरा मैं शब्दों को जैसे मैं समझ रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप आगे भी, एक तो ये कह सकती थी कि आप आगे भी देश की सेवा करते रहिए, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ये कहे आप आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहिए। तो मैं इसके लिए भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस बार समिट की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो। मैं समझता हूं जिस हिंदुस्तान अखबार का 101 साल का इतिहास है, जिस अखबार पर महात्मा गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, घनश्याम दास बिड़ला जी, ऐसे अनगिनत महापुरुषों का आशीर्वाद रहा, वो अखबार जब ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो की चर्चा करता है तो देश को ये भरोसा मिलता है कि भारत में हो रहा परिवर्तन केवल संभावनाओं की बात नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए जीवन, बदलती हुई सोच और बदलती हुई दिशा की सच्ची गाथा है। साथियों, आज हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जब 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। इन 25 सालों में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, ग्लोबल पैंडेमिक देखी है, टेक्नोलॉजी से जुड़े डिसरप्शंस देखे हैं। हमने बिखरती हुई दुनिया भी देखी है, वॉर्स भी देख रहे हैं। ये सारी स्थितियां किसी न किसी रूप में दुनिया को चैलेंज कर रही है। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है।
लेकिन अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है। भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में स्लो डाउन की बात होती है, तब भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है। जब दुनिया में ट्रस्ट की क्राइसिस दिखता है, तब भारत ट्रस्ट का पिलर बन रहा है। जब दुनिया फ्रैगमेंटेशन की तरफ जा रही है, तब भारत ब्रिज बिल्डर बन रहा है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले भारत में Q2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। 8% से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है। साथियों, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। और हमारे ये आंकड़े तब है जब ग्लोबल ग्रोथ 3% के आसपास है। G7 की इकोनॉमीज औसतन 1.5% के आसपास है, 1.5%। इन परिस्थितियों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन का मॉडल बना हुआ है। एक समय था जब हमारे देश में खास करके इकोनॉमिस्ट हाई इन्फ्लेशन को लेकर चिंता जताते थे। आज वही इन्फ्लेशन लो होने की बात करते हैं। साथियों, भारत की ये उपलब्धियां सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल चेंज है जो बीते दशक में भारत लेकर आया है। ये फंडामेंटल चेंज रिजिलियंस का है। ये चेंज समस्याओं की समाधान की प्रवृत्ति का है। ये चेंज आशंकाओं के बादलों को हटाकर आकांक्षाओं के विस्तार का है। और इसी वजह से आज का भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आने वाले कल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। साथियों, आज जब हम यहां ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो की चर्चा कर रहे हैं, हमें यह भी समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका आधार वर्तमान में हो रहे कार्यों की, आज हो रहे कार्यों की एक मजबूत नींव है। आज के रिफॉर्म और आज की परफॉर्मेंस हमारे कल के ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, आप भी जानते हैं कि भारत के सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय तक अनटैप रहा है।
जब देश के इस अनटैप्ड पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, जब वो पूरी ऊर्जा के साथ बिना किसी रुकावट के देश के विकास में भागीदार बनेंगे, तो देश का कायाकल्प होना तय है। आप सोचिए, हमारा पूर्वी भारत, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारे गांव, हमारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज, हमारे देश की नारी शक्ति, भारत की इनोवेटिव यूथ पावर, भारत की सामुद्रिक शक्ति, ब्लू इकोनॉमी, भारत का स्पेस सेक्टर, कितना कुछ है जिसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल पहले के दशकों में हो ही नहीं पाया। अब आज भारत इन अनटैप पोटेंशियल को टैप करने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूर्वी भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज हमारे गांव, हमारे छोटे शहर भी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। हमारे छोटे शहर स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के नए केंद्र बन रहे हैं। हमारे गांवों में किसान एफपीओ बनाकर सीधे मार्केट से जुड़े, और कुछ तो एफपीओ ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं। साथियों, भारत की नारी शक्ति तो आज कमाल कर रही है। हमारी बेटियां आज हर फील्ड में छा रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है। इस समाज की सोच और सामर्थ्य दोनों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। साथियों, जब नए अवसर बनते हैं, जब रुकावटें हटती हैं, तो आसमान में उड़ने के लिए नए पंख भी लग जाते हैं। इसका एक उदाहरण भारत का स्पेस सेक्टर भी है। पहले स्पेस सेक्टर सरकारी नियंत्रण में ही था, लेकिन हमने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किया, उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। अभी 10-11 दिन पहले मैंने हैदराबाद में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। स्काई रूट भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ये कंपनी हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता पर काम कर रही है। ये कंपनी फ्लाइट रेडी विक्रम-1 बना रही है। सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया और भारत का नौजवान उस पर नया भविष्य बना रहा है। और यही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन है। साथियों, भारत में आए एक और बदलाव की चर्चा मैं यहां करना जरूरी समझता हूं। एक समय था जब भारत में रिफॉर्म्स रिएक्शनरी होते थे, यानी बड़े निर्णयों के पीछे या तो कोई राजनीतिक स्वार्थ होता था या फिर किसी क्राइसिस को मैनेज करना होता था। लेकिन आज नेशनल गोल्स को देखते हुए रिफॉर्म्स होते हैं। टारगेट तय है। आप देखिए,
देश के हर सेक्टर में कुछ न कुछ बेहतर हो रहा है। हमारी गति कांस्टेंट है, हमारी डायरेक्शन कंसिस्टेंट है और हमारा इंटेंट नेशन फर्स्ट का है। 2025 का तो ये पूरा साल ऐसे ही रिफॉर्म्स का साल रहा है। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का था और इन रिफॉर्म्स का असर क्या हुआ वो सारे देश ने देखा है। इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स एक ऐसा कदम रहा जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था। साथियों, रिफॉर्म के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी 3-4 दिन पहले ही स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में बदलाव किया गया है। इससे हजारों कंपनियां अब आसान नियमों, तेज प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के दायरे में आ गई है। हमने करीब 200 प्रोडक्ट कैटेगरीज को मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से बाहर भी कर दिया गया है। साथियों, आज के भारत की ये यात्रा सिर्फ विकास की नहीं है, ये सोच में बदलाव की भी यात्रा है। ये मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण, साइकोलॉजिकल रेनेसां की भी यात्रा है। आप भी जानते हैं, कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता। दुर्भाग्य से लंबी गुलामी ने भारत के इसी आत्मविश्वास को हिला दिया था और इसकी वजह थी गुलामी की मानसिकता। गुलामी की ये मानसिकता विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है और इसलिए आज का भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहा है। साथियों, अंग्रेजों को अच्छी तरह से पता था कि भारत पर लंबे समय तक राज करना है तो उन्हें भारतीयों से उनके आत्मविश्वास को छीनना होगा। भारतीयों में हीन भावना का संचार करना होगा और उस दौर में अंग्रेजों ने यही किया भी। इसलिए भारतीय पारिवारिक संरचना को दकियानुसी बताया गया, भारतीय पोशाक को अनप्रोफेशनल करार दिया गया, भारतीय त्योहार संस्कृति को इरेशनल कहा गया, योग आयुर्वेद को अनसाइंटिफिक बता दिया गया, भारतीय आविष्कारों का उपहास उड़ाया गया और ये बातें कई कई दशकों तक लगातार दोहराई गई। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता गया, वही पढ़ा वही पढ़ाया गया और ऐसे ही भारतीयों का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। साथियों, गुलामी की इस मानसिकता का कितना व्यापक असर हुआ है, मैं उसका कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है।
कोई भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताता है, कोई ग्लोबल पावर हाउस कहता है। एक से बढ़कर एक बातें आज हो रही हैं। लेकिन साथियों, आज भारत की जो तेज ग्रोथ हो रही है, क्या कहीं पर आपने पढ़ा, क्या कहीं पर आपने सुना, इसको कोई हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? दुनिया की तेज इकोनॉमी, तेज ग्रोथ कोई कहता है क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत 2-3% की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक पूरे समाज, एक पूरी परंपरा को अनप्रोडक्टिविटी का, गरीबी का पर्याय बना दिया गया। यानी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि भारत की धीमी विकास दर का कारण हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है। और हद देखिए, आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नजर नहीं आई। ये टर्म उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया। साथियों, गुलामी की मानसिकता ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को कैसे तबाह कर दिया और हम इसको कैसे रिवाइव कर रहे हैं, मैं इसके भी कुछ उदाहरण दूंगा। भारत गुलामी के कालखंड में भी अस्त्र शस्त्र का एक बड़ा निर्माता था। हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का एक सशक्त नेटवर्क था। भारत से हथियार निर्यात होते थे। विश्व युद्धों में भी भारत में बने हथियारों का बोलबाला था। लेकिन आजादी के बाद हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तबाह कर दिया गया। गुलामी की मानसिकता ऐसी हावी हुई कि सरकार में बैठे लोग भारत में बने हथियारों को कमजोर आंकने लगे और इस मानसिकता ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के रूप में से एक बना दिया। साथियों, गुलामी की मानसिकता ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ भी यही किया। भारत सदियों तक शिप बिल्डिंग का एक बड़ा सेंटर था। यहां तक कि 5-6 दशक पहले तक, यानी 50-60 पहले, भारत का 40% ट्रेड भारतीय जहाजों पर होता था। लेकिन गुलामी की मानसिकता ने विदेशी जहाजों को प्राथमिकता देनी शुरू की। नतीजा सबके सामने है। जो देश कभी समुद्री ताकत था, वो अपने 95% व्यापार के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भर हो गया है। और इस वजह से
आज भारत हर साल करीब $75 बिलियन यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को दे रहा है। साथियों, शिप बिल्डिंग हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, आज हर सेक्टर में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए गौरव को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, गुलामी की मानसिकता ने एक बहुत बड़ा नुकसान भारत में गवर्नेंस के अप्रोच को भी किया। लंबे समय तक सरकारी सिस्टम का अपने नागरिकों पर अविश्वास रहा। आपको याद होगा, पहले अपने ही डॉक्यूमेंट्स को किसी सरकारी अधिकारी से अटैच कराना पड़ता था। जब तक वो थप्पा नहीं मारता है, सब झूठ माना जाता था। आपका परिश्रम किया हुआ सर्टिफिकेट, हमने ये अविश्वास का भाव तोड़ा और सेल्फ अटेस्टेंट को ही पर्याप्त माना। मेरे देश का नागरिक कहता है, ये मैं कह रहा हूं, मैं उस पर भरोसा करता हूं। साथियों, हमारे देश में ऐसे ऐसे प्रावधान चल रहे थे जहां जरा जरा भी गलतियों को भी गंभीर अपराध माना जाता था। हम जन विश्वास कानून लेकर आए और ऐसे सैकड़ों प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया है। साथियों, पहले बैंक से 1000 रुपये का भी लोन लेना होता था तो बैंक गारंटी मांगता था, क्योंकि अविश्वास बहुत अधिक था। हमने मुद्रा योजना से अविश्वास के इस कुचक्र को तोड़ा। इसके तहत अभी तक 37 लाख करोड़, 37 लाख करोड़ रुपए की गारंटी फ्री लोन हम दे चुके हैं देशवासियों को। इस पैसे से उन परिवारों के नौजवानों को भी एंटरप्रेन्योर बनने का विश्वास मिला है। आज रेहड़ी पटरी वालों को भी, ठेले वाले को भी बिना गारंटी बैंक से पैसा दिया जा रहा है। साथियों, हमारे देश में हमेशा से ये माना गया कि सरकार को अगर कुछ दे दिया तो फिर वहां तो वन वे ट्रैफिक है। एक बार दिया तो दिया, फिर वापस नहीं आता है, जा गया। यही सबका अनुभव है। लेकिन जब सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है तो काम कैसे होता है। अगर कल अच्छी करनी है ना तो मन आज अच्छा करना पड़ता है। अगर मन अच्छा है तो कल भी अच्छा होता है। और इसलिए हमने एक और अभियान लिया है। आपको सुनकर के ताजुब होगा, और अभी अखबारों में उसकी, अखबारों वालों की नजर नहीं गई है उस पर। मुझे पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, आज के बाद हो सकता है चली जाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश के बैंकों में हमारे ही देश के नागरिकों का 78,000 करोड़ रुपया, 78,000 करोड़ रुपये अनक्लेम पड़ा है बैंकों में। पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनियों के पास करीब
14,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। 9,000 करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है, और ये सब अनक्लेम पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका। ये पैसा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है, और इसलिए जिसके हैं वो तो भूल चुका है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देश भर में। अरे भाई बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे माँ बाप का तो नहीं था, कोई छोड़ के तो नहीं चला गया। हम जा रहे हैं। हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी हुई है, और इसके लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है। लोगों को समझा रहा है कि भाई देखिए, कोई है तो अता पता आपके पैसे कहीं हैं कि गए हैं क्या। अब तक करीब 500 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को हम दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है, ले जा। साथियों, ये सिर्फ एसेट की वापसी का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। ये जनता के विश्वास को निरंतर हासिल करने की प्रतिबद्धता है, और जनता का विश्वास यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर गुलामी की मानसिकता होती तो सरकारी मानस ही हावी होता, और ऐसे अभियान कभी नहीं चलते। साथियों, हमें अपने देश को पूरी तरह से हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देश से एक अपील की है। मैं आने वाले 10 साल का एक टाइम फ्रेम लेकर देशवासियों को मेरे साथ मेरे बातों को लिए कुछ करने के लिए प्यार से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवासियों की मदद के बिना मैं कर नहीं पाऊंगा, और इसलिए मैं देशवासियों के बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं। और 10 साल के इस टाइम फ्रेम में मैं क्या मांग रहा हूं? मैकाले की जिस नीति ने भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोए थे, उसको 2035 में 200 साल पूरे हो रहे हैं, 200 ईयर हो रहे हैं, यानी 10 साल बाकी हैं। और इसलिए इन्हीं 10 वर्षों में हम सभी को मिलकर के अपने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहना चाहिए। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, हम लीक पकड़कर चलने वाले लोग नहीं हैं। बेहतर कल के लिए हमें अपनी लकीर बड़ी करनी ही होगी। हमें देश की भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए वर्तमान में उसके हल तलाशने होंगे। आजकल आप देखते हैं कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातार चर्चा करता हूं। शोभना जी ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। अगर ऐसे अभियान 4-5 दशक पहले शुरू हो गए होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन तब जो सरकारें थी उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। आपको
वो सेमीकंडक्टर वाला किस्सा भी पता ही है। करीब 50-60 साल पहले, 5-6 दशक पहले एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए आई थी, लेकिन यहां उसको तवज्जो नहीं दी गई और देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना पिछड़ गया। साथियों, यही हाल एनर्जी सेक्टर का भी है। आज भारत हर साल करीब करीब 125 लाख करोड़ रुपए का, 125 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल, डीजल, गैस का इंपोर्ट करता है। 125 लाख करोड़ रुपया। हमारे देश में सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी सिर्फ 3 गीगावाट थी, 3 गीगावाट थी। 2014 तक की मैं बात कर रहा हूं, जब तक कि आपने मुझे यहां लाकर के बिठाया नहीं। 3 गीगावाट पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावाट के आसपास पहुंच चुकी है। और इसमें भी भारत ने 22 गीगावाट कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ रूफटॉप सोलर से ही जोड़ी है। 22 गीगावाट एनर्जी रूफटॉप सोलर से। साथियों, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने एनर्जी सिक्योरिटी के इस अभियान में देश के लोगों को सीधी भागीदारी करने का मौका दे दिया है। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको बताना चाहता हूं, और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है, तो उनको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26,000 से ज्यादा घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। इससे हर रोज डेली 3 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है और लोगों के करीब 5 करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं, यानी साल भर के 60 करोड़ रुपए। साथियों, इतनी सोलर पावर बनने से हर साल करीब 90,000 मैट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए हमें 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते हैं। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकड़े दिए ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं। मैं देश की बात नहीं बता रहा आपको। आप कल्पना कर सकते हैं कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना भविष्य को ट्रांसफॉर्म करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका एग्जाम्पल है। वैसे साथियों, अभी आपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के भी आंकड़े देखे होंगे। 2014 से पहले तक हम अपने जरूरत के 75% मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, 75%। और अब भारत का मोबाइल फोन से इंपोर्ट लगभग 0 हो गया है। अब हम बहुत बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन रहे हैं। 2014 के बाद हमने एक रिफॉर्म किया,
देश ने परफॉर्म किया और उसके ट्रांसफॉर्मेटिव नतीजे आज दुनिया देख रही है। साथियों, ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो की ये यात्रा ऐसी ही अनेक योजनाओं, अनेक नीतियों, अनेक निर्णयों, जन आकांक्षा और जन भागीदारी की यात्रा है। ये निरंतरता की यात्रा है। ये सिर्फ एक समिट की चर्चा तक सीमित नहीं है। भारत के लिए तो ये राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प में सबका साथ जरूरी है, सबका प्रयास जरूरी है। सामूहिक प्रयास हमें परिवर्तन की ऊंचाई को छूने के लिए अवसर देंगे ही देंगे। साथियों, एक बार फिर मैं शोभना जी का, हिंदुस्तान टाइम्स का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया आपके बीच आने का, और जो बातें कभी कभी बताई उसको आपने किया, और मैं तो मानता हूँ शायद देश के फोटोग्राफरों के लिए एक नई ताकत बनेगा ये। इसी प्रकार से अनेक नए कार्यक्रम भी आप आगे के लिए सोच सकते हैं। मेरी मदद लगे तो जरूर मुझे बताना। आइडिया देने का मैं कोई रॉयल्टी नहीं लेता हूँ। मुफ्त का कारोबार है और मारवाड़ी परिवार है तो मौका छोड़ेगा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।